कौन हो गए थे? ब्रिटिशर्स खत्म हो गए। अब अपने को क्या करना है? बंगाल पढ़ना है। कुल मिला के अपन ने ये तो देख लिया कि कौन कौन सी कंपनीज कैसे कैसे आई है, देखा था ना। कभी कभी आते हो फिर मेरी शक्लें देखते हो कि हमने देखा ही नहीं। दोस्त तुम्हारा है कि मेरा है? तुम्हारा ही है ना। क्या चाहिए? अपने को क्या पढ़ना है? बंगाल। ब्रिटिशर्स जो मेन यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, जिनको हमको पढ़ना है, जिनके कारण हमारे यहाँ बहुत सारे आंदोलन होंगे, वो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं? बंगाल से कर रहे हैं। असल में वो बंगाल में आए इसीलिए पूरे देश पे राज कर सके, कहीं और आते तो शायद ना कर पाते। चलिए देखते हैं बंगाल में क्यों आए और बंगाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जब आप बताओगे कि बंगाल के बारे में, वो पूछेंगे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं आपके पास में, तो प्रश्न से आएंगे कि प्लासी की युद्ध की घटनाओं के बारे में लिखिए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं वो कि बक्सर के युद्ध के बारे में लिखिए, अंग्रेजों के आगमन के समय बंगाल की स्थिति को लिखिए, है ना, या फिर आधुनिक भारत में बंगाल की स्थिति को लिखिए। ऐसे करके बंगाल से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रश्न आएगा। जब बंगाल से रिलेटेड आएगा तो आप ये सब चीजें लिखेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे कि बंगाल है इतना इंपॉर्टेंट तो क्यों है। पहली चीज तो है बंगाल में, ये देश का सबसे ज्यादा संपन्न राज्य है, सर्वाधिक संपन्न। वाओ, सर्वाधिक संपन्न है। सबसे ज्यादा संपन्न राज्य है, पहली चीज तो लिखना। संपन्न क्यों है? तो आप लोग देखेंगे भारत से जितना माल बाहर जाता है उसमें 60% योगदान किसका है? बंगाल का है। देखो अंतर, देखो चीजों में अंतर, देखो अंतर देखो कि मध्यकाल में बंगाल को क्या बोलते थे? विद्रोह का नगर बोलते थे। बंगाल का जो क्षेत्र था वो क्या होता था? विद्रोह का नगर कहलाता था। क्यों कहलाता था? कि वहां पे जो भी जाता था ऐशो आराम में ऐसा पड़ जाता था, बंगाल, ये बंगाल है। और मैं बना के बता दूंगा, बना ही देता हूं यार। ऐसे कुछ दिखता है भारत? कौन मना कर रहा है? हाँ सर, ऐसा ही दिखता है ना, सुन लिया मैंने ना, कान तेज। ये भी वर्तमान में क्या है? बांग्लादेश है। ये कुछ बंगाल है अभी वर्तमान में, ये बिहार है, ये झारखंड है और ये उड़ीसा है, राइट? ऐसा ही कुछ कुछ है। जब मैं बंगाल की बात कर रहा हूं तो आप आज का बंगाल मत समझना। जब मैं बंगाल की बात कर रहा हूं तो आप इन सब चीजों को मिला के समझना। आज का बांग्लादेश, आज का वेस्ट बंगाल, आज का उड़ीसा, आज का झारखंड और आज का बिहार, ये उस समय का क्या है? बंगाल। बंगाल क्या है? सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। 60% निर्यात हो रहा है वहां से। सामान जो अपन विदेश में बेचते हैं उसका 60% कहां से भेज रहे हैं? तो बंगाल से भेज रहे हैं। तो पैसा तो बहुत रहेगा। मध्यकाल में उसको क्या बोल रहे हैं? विद्रोह का नगर बोल रहे हैं। पर आधुनिक काल में आते आते वो क्या बन गया है? तो विद्रोह का नगर हटके जन्नत बन गया है, स्वर्ग। क्या बन गया है? भारत का स्वर्ग कहलाने लग गया है। यहां से क्या क्या भेज रहे हैं? तो कुछ चीजें लिख सकते हैं, जैसे सूती कपड़ा भेज रहे हैं। चाहे तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, है ना, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, शोरा, अफीम, नील और कच्चा रेशम, चावल। इसमें शोरा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। शोरा मैंने कई बार सर्च करा पर मेरे को मिली नहीं वाली चीज कि शोरा होता क्या है। पता नहीं यार, मेरे हिसाब से फसल नहीं है ये। हाँ हो सकता है, तुम लोग भी सर्च करना। मैंने कई बार सर्च करने की कोशिश करी कि शोरा नाम की चीज है क्या है, क्योंकि बाद में आएगा भी सही कि शोरा से लगभग 1/3 इनको आय प्राप्त हो रही है। इसीलिए मैंने सर्च करा था कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है क्या। हो सकता है कोई सा खनिज हो, और अपन देख लेंगे। पोटेशियम नाइट्रेट खनिज है ना शोरा, ठीक। बारूद बनाने में उपयोग होता है। तो सबसे ज्यादा पैसा कैसे आता था? शोरा से आता था इनके पास में।
अब इनके पास में अच्छी कृषि भी बहुत अच्छी है, कृषि प्रधान है, कृषि भी खूब है, अच्छे बंदरगाह हैं, बहुत अच्छे बंदरगाह। इनके पास एक बंदरगाह का नाम है हुगली। एग्जाम्पल लिखोगे ना, अच्छे बंदरगाह हैं तो कौन से हैं, तो एक तो हुगली है। हुगली वही जगह है जिसको कौन लूटा करते थे, कौन लूटते थे, हाँ मैंने बताया पुर्तगाली लूटा करते थे हुगली को। और एक और जगह है, एक तो हुगली है, नहीं कालीकट बंदरगाह यहाँ का, कालीकट तो केरल में है। यहाँ पे दो, हुगली और चटगांव या सदगांव भी बोलते हैं इसको, चटगांव, ये दो इंपोर्टेंट बंदरगाह है। तुम लोगों को नजर आ रहा है? मेरे को ही लेके आना पड़ेगा, कॉलेज वाले देंगे नहीं, देखो मैंने इंतजार कर लिया कि दे देता। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बर्नियर नाम का व्यक्ति है, बर्नियर, बिल्कुल सही बात, बर्नियर यात्री आया था, हाँ फ्रांस का यात्री था, औरंगजेब के समय आया था। इस बर्नियर ने बंगाल के बारे में बोला है कि यहाँ पे पैसे आने के 100 रास्ते हैं। कितने द्वार हैं? 100, पर जाने का एक भी द्वार नहीं है। कितना अच्छा बोला, मतलब दुनिया भर से पैसा तो आता है यहाँ पे, पर पैसा जाता ही नहीं है। जाता कैसे नहीं है कि दुनिया भर से चीजें नहीं खरीदता, ये सिर्फ चीजें बेचता है। ऐसा चाइना जैसी हालत है बंगाल की। चाइना भी अभी यहाँ राखियां जो है ना तुम्हारे पास में, सब चाइना की। क्या स्थिति है सोचो। अपने यहाँ जो त्योहार मनाते हैं अपन लोग, जितने भी त्योहार, सब चीजें उठा उठा के वो लोग ही बेचते हैं। वही हालत उस टाइम पे किसकी थी? बंगाल की। बंगाल दुनिया भर में चीजें बेचा करता था। आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया बंगाल क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले लिखना बंगाल की इंपॉर्टेंस, फिर लिखोगे यहाँ के शासकों के बारे में। तो ये व्यक्ति है मुर्शिद कुली खां, शासक करके। दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा है? बिठा देते हैं। हेडिंग डालना, पहला शासक है बंगाल का मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के बारे में इतना जान लो कि ये बंगाल दक्षिण भारत का ब्राह्मण था। ये ब्राह्मण था, औरंगजेब जब दक्षिण भारत में गया तो योग्यता को आश्रय देना उसको आता था, पर वो थोड़ा कट्टर था धर्म से, तो उसने क्या करा कि इसका धर्म परिवर्तित करवा दिया। पहले ब्राह्मण था, अब क्या हो गया है? मुसलमान हो गया है। ये व्यक्ति भू राजस्व व्यवस्था में बहुत ज्यादा निपुण है। भू राजस्व व्यवस्था मतलब समझते हो कि कैसे टैक्स इकट्ठा करें जमीनों से, कैसे लोगों की पैदावार बढ़ाएं, समझ रहे हो? इसको भू राजस्व व्यवस्था बोलते हैं। भू मतलब जमीन, राजस्व मतलब पैसा, और उसकी व्यवस्था को रेगुलेट करना। ये इसको बहुत अच्छे से आता था। तो औरंगजेब को मजा आ गया, बोले कि एक अच्छा आदमी मिल गया है हमको, अब इस अच्छे आदमी को कहाँ भेज देते हैं? तो बंगाल में भेज देते हैं। तो मुर्शिद कुली खान को कहाँ भेज दिया? बंगाल में। इतनी चीज आई समझ में? जब ये बंगाल में रहा तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है, उसका अजीमुश शान, ये औरंगजेब का बेटा है, अजीमुश शान। क्या नाम है? देखो उस टाइम बंगाल की राजधानी क्या हुआ करती थी? ढाका। ये ढाका है ना, ढाका क्या थी? बंगाल की राजधानी थी। और यहां पे औरंगजेब का बेटा रहा करता था जिसका नाम क्या था? अजीमुश शान। इसका मुर्शिद कुली खान का अजीमुश शान से झगड़ा हो गया। उस झगड़े का कारण यह है कि बेटा मुर्शिद कुली खान को औरंगजेब ने भेजा है, क्या बोल के भेजा है कि तुम यहां पे भू राजस्व व्यवस्था संभालो। पर ये जो अजीमुश शान है वो थोड़ा अकड़ वाला आदमी है, और बोलते ना कि नालायक बेटा,
है ना, बिगड़ा हुआ बेटा होता है ना, वैसा कुछ। उसने क्या करा कि अंग्रेजों को कुछ गांव दे दिए, और अंग्रेजों को गांव देने के पक्ष में नहीं था कौन, मुर्शिद कुली खान। तो इन दोनों का झगड़ा हो गया, सुल्तानाती, कालीकत करके ऐसे तीन गांव थे, वो गांव दे दिए। किसने दे दिए? किसने दिए हैं? अंग्रेजों को दिए हैं, पर किसने दिए हैं? अजीमुस शान ने। और बुरा कौन मान रहा है? मुर्शिद कुली। इनका झगड़ा हो गया, मुर्शिद कुली खान ने बोला कि ठीक है तेरे साथ में रहूंगा। इसे होता है ना, तुम्हारा किसी झगड़ा होगा तो उससे व्यवहार खत्म करके दूसरी जगह जाते हो। राजधानी ढाका है, इसने बोला कि तेरे साथ में रहना ही नहीं, तेरी शक्ल ही नहीं देखना मेरे को। तो ये कहां चला जाएगा? ये अपनी जगह बदल के मकसूदाबाद चला जाएगा। मकसूदाबाद जाएगा, मकसूदाबाद का विकास करेगा और उसका नाम अपने ही नाम पे रख लेगा, मुर्शिदाबाद। यहां तक चीज आई समझ में? कोई डाउट है? औरंगजेब ने इसको बंगाल में भेजा। बंगाल में पहले ही औरंगजेब का बेटा था। औरंगजेब के बेटे ने क्या अंग्रेजों को क्या दे दी? जमीन दे दी। उस चीज का इसको बुरा लगा, तो ये ढाका छोड़ के कहां चला गया? मुर्शिदाबाद या मकसूदाबाद चला गया। अब यहां पे ये क्या कर रहा है? यहां पे ये 1717 में, ये लगभग 1700 में ये मुर्शिदाबाद की स्थापना कर रहा है। और 1717 में क्या करेगा ये? आप लोग देखोगे औरंगजेब 1707 में मर जाता है, औरंगजेब की मौत हो जाती है। उसके बाद में जितने भी मुगल शासक आते हैं वो योग्य रहते हैं क्या? सब अयोग्य हैं। जब सब शासक अयोग्य हैं तो उसका फायदा उठाएगा कौन? उठाएगा मुर्शिद कुली खान। और 1717 में खुद को क्या स्वतंत्र घोषित कर लेगा। स्वतंत्र, सही लिखा है? खुद को क्या घोषित कर लेगा? स्वतंत्र घोषित कर लेगा। ये जब खुद को स्वतंत्र घोषित करेगा तो दिमाग से करेगा, ऐसे ही नहीं करेगा। देखो तुम कुछ सोचो, इतने साल से तुम लोग काम किसके लिए कर रहे हो? तो मुगल बादशाहों के लिए काम कर रहे हो। औरंगजेब ने खुद ने तुमको भेजा है, एज ए गवर्नर के रूप में भेजा था। अब तुमने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया कि आज से हम राजा हूं, मैं मेरे हिसाब से व्यवस्थाएं देखूंगा। तो कुछ सुधार तो तुमको करने पड़ेंगे ना। कुछ सुधार करोगे, कुछ पैसे भी भिजवाने पड़ेंगे। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो याद रखना। पहला पॉइंट तो अपन यही लिखेंगे इसके बारे में, इसने इतने में स्वतंत्र कर लिया। पहला पॉइंट अपन किसके बारे में बता रहे हैं? मुर्शिद कुली खान के बारे में। 1717 में खुद को स्वतंत्र कर लिया। इसने एक और काम भी करा था। ढाका से कहां भाग गया था? मुर्शिदाबाद या मकसूदाबाद। तो इसने राजधानी भी क्या बना ली ढाका से? या मुर्शिदाबाद, क्योंकि अपने खुद के नाम पे कर लिया इसने नाम। तो क्या हो जाएगा? मुर्शिदाबाद राजधानी बना ली। ये मुर्शिदाबाद इसने राजधानी बना ली। और क्या कर रहा है? तो इसको पता है कि अपने पास में इतनी ताकत नहीं है कि अपन और मतलब जो मुगल है उनका सामना कर पाएंगे। अगर अपन ने सीधे सीधे इनको पैसा देना बंद कर दिया, मतलब तुम खुद को स्वतंत्र घोषित कर लो तो समस्या नहीं है, पर जो मुगलों के पास में पैसा जा रहा था बंगाल से, सपोज मानो ना यार कि मेरा शासन था मंसूर जिले में, सपोज कि मंसूर जिले में मेरा शासन है जिसमें दलोदा भी इंक्लूड है। अब क्या हुआ कि तुम लोगों ने देखा कि यार मैं कमजोर हूं, मेरे पिताजी ताकतवर थे पर मैं कमजोर हूं। तुम लोगों ने बोला कि यार अब इससे क्या मतलब रखना है, अपन ही शासन करते हैं। औरंगजेब की मौत के बाद में बहुत लोगों ने खुद को स्वतंत्र घोषित करा था, उसमें से एक ये भी है। पर आप लोग मेरे को पैसा भेजा करते थे। अब अगर तुम सीधे सीधे पहले में ही मेरे को पैसा भेजना बंद कर दोगे तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि यार जंग चाह रहा है यार। और आप ऐसे मत सोचो कि कमजोर का मतलब यह है कि पूरी तरीके से खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। मुगलों के पास में अभी भी राजपूत सरदार हैं उनके, जो लड़ने में देरी नहीं करते, तो उनको भेज सकते थे लड़ने के लिए, राइट? ऐसे में डर तो बैठा रहेगा ना इसको। तो ये क्या कर रहा है? पैसा देना बंद नहीं कर रहा है, हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा देता है। किसको? मुगलों को। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बेटा बाद में जब आप एक और शासक को पढ़ोगे तो वो एक बार घूस दे के हमेशा के लिए बंद कर देगा पैसा देना। पर यहां तक क्या हो रहा है? ये मुगलों को थोड़ा थोड़ा पैसा देता है।
हर साल पैसा भेजता था मुगलों को, हर साल कमीन रखी इसने। तो मुगलों को बुरा नहीं लगा, उनको लगा कि चलो हमारा वाला आदमी ये करने दो, मस्ती कर रहा है तो, पर पैसा तो आ रहा है अपने पास में, राइट? कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या कर रहा है ये? तो ये राजस्व में सुधार करेगा। इसकी मेन क्वालिटी क्या है? राजस्व है। अब एक पल के लिए मान लो कि तुम लोग कौन हो? मुर्शिद कुली खान हो। फील करो इस चीज को। लग रहा है बंगाल में हो तुम लोग, बंगाल के शासक बन गए हो। अच्छा लग रहा होगा। अब तुम वहां के राजा हो, तुम लोग फील तक नहीं कर पाते हो इस चीज को। पता है कि बन ही नहीं सकते हैं। मतलब कितनी बुरी स्थिति है तुम्हारी, हैं? वो खुश हो रही कि क्या अपन तो कुछ भी नहीं करेंगे। सर मैं तो सोची मैं सिंहासन पे बैठी, मेरी प्रजा सब बैठी। अच्छा, अरे वाह यार, क्या बात है ना। तो देखो, एक तो आपको पैसा भेजना है तो पैसा जनरेट करना पड़ेगा। पैसा जनरेट करने में ये आदमी बहुत अच्छा है क्योंकि इसको भू राजस्व व्यवस्था का अच्छा खासा ज्ञान है। पहले मैंने आप लोगों को बताया था मध्यकाल में कौन सी व्यवस्था चलती थी? सामंती व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? सामंती व्यवस्था। समझते हो आप लोग? क्या होता है कि एक राजा रहता है, राजा जिन भूमि पे कब्जा करता है सीधे सीधे उस पर शासन ना करके कुछ लोगों में बांट देता है कि उससे जो भी पैसा है तुम मेरे को भेजा करना और कुछ पैसा तुम खुद रख लेना। ऐसे करके सामंत अपने नीचे और सामंत रखता है कि इस गांव में तेरे को बांट रहा हूं, ये गांव तेरे को बांट रहा हूं, ये गांव तेरे को बांट रहा हूं, इसमें से जो पैसा है तू मेरे को भेजा करना और मैं किसको भेजा करूंगा? राजा को भेजा करूंगा। ऐसे क्रम चलता था। इसके दिमाग में आया कि यार इस सामंती व्यवस्था में एक समस्या है कि सामंत पैसा ढंग से बेचते नहीं है। उनसे पूछो कि यार कितना पैसा, तो बोले अरे यार सर फसल खराब हो गई थी इस बार, पानी ही नहीं गिरा। दूसरे से पूछो तो सर फसल खराब हो गई थी। बोले क्या हो गया? कि ज्यादा पानी गिर गया था। समझ रहे हो? झूठ बोलते थे। इसने एक व्यवस्था चालू करी, उसको बोलते ठेकेदारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था चालू कर रहा है? ठेकेदारी व्यवस्था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने ठेकेदारी व्यवस्था चालू करी थी, तो आप लोग क्या बताओगे? मुर्शिद कुली खान। अभी अपन से पढ़ रहे हैं कि बंगाल में अंग्रेजों के आने से पहले क्या क्या हो रहा है, बंगाल था तो था कैसा। कभी क्वेश्चन आएगा ना कि अंग्रेजों से आने से पूर्व बंगाल की स्थिति का वर्णन कीजिए, तो अपन बता पाएंगे कि बंगाल क्यों इतना संपन्न था। बंगाल के बारे में बताएंगे। फिर बताएंगे कि बंगाल में नवाब आ रहे हैं तो आ कैसे रहे, तो अपन बताएंगे पहला आदमी आया। भेजा किसने? तो औरंगजेब ने भेजा था। क्या क्या खासियत थी इसकी? तो ये खासियत थी इसकी। क्या क्या कर रहा है कि ये कर रहा है। और क्या कर रहा है? इसको एक और जो ठेकेदारी व्यवस्था है ना, उसको इजारेदारी व्यवस्था भी बोलते हैं ना। ठेकेदारी व्यवस्था समझते हो क्या होता है? किराए पे सर ठेके मतलब इकट्ठे पैसे नहीं सर, याद है कि ये हमें पढ़ रखा था। हाँ ये तो ठेके पे दे दिया है ना। सपोज मान लो कि ये मेरा खेत है, सामने दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, सोयाबीन। अरे वाह यार, अच्छी फसल दिख रही है ना, फसल ले आ रही है मेरी फसल। अब क्या है कि मेरे को इसमें से पैसे जनरेट करना है, तो मैं क्या करूंगा? उगाने से पहले ही बोल दूंगा, अभी तो उग गई खेत, नेक्स्ट ईयर के लिए बोल दूंगा कि इतनी बड़ा मेरा खेत है, उस खेत में से कौन कितना पैसा कमा के दे सकता है, लगाओ बोनी, ले लो ठेका। अब तुम में से बोलेगा कोई कि सर हम इस खेत में से 10 लाख रुपए दे देंगे आपको। उगे ही नहीं उगे। अरे मेरी भावनाएं समझो भाई। हाँ ऐसे ही होता होगा वहां पे भी, बोले 10 लाख नहीं देंगे, तू दे देगा। देख ये प्रेम है इसका, भावुक हो रहा है वो। इसने क्या करा? चलो जल्दी बोनी लगाओ इसकी। 5 लाख तो दोगे? 2 लाख? 2 लाख वाले कौन है? 2 लाख, 2.5 लाख, 7 करोड़ है। ये तो बिक जाएगा ना छोरा, ये तो धोखा देने वाली बात है।
अच्छा ये बेचेगा, बेचना नहीं भाई, बेच नहीं सकता तू, है ना, बेच नहीं सकता, सिर्फ खेती कर सकते हो। 2.5 लाख वाला कोई है? पहले 1 लाख है तुम्हारी इच्छा, अफीम बोल दे। हाँ 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख इसको दे दिया, ये क्या हो गया बेटा? ठेकेदारी व्यवस्था। इसको ठेका दे दिया कि 5 साल तक क्या तू ही बो, तेरी फसल खराब होए, हाँ जो भी हो, कुल मिला के तुम्हारे साथ कुछ भी होए, मेरे को कितने चाहिए? 2.5 लाख चाहिए। और ये कौन सा काल है? तो ये अभी वाला काल नहीं है, ये क्या हो रहा है? तो मध्यकाल का अंत हो रहा है। इस मुकालते में रहना मत कि नहीं दोगे तो बच जाओगे। ठीक है, राजा लोग क्या करते थे? मार दिया करते थे। दे देगा ना? कब देगा? समझ गए? आगे बढ़े। अब क्या हुआ कि पहले से बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे किसानों पर, तुम किसान घबरा रहे हो, अब ये ठेकेदार बन चुका है, ठीक है ना? अब तुम सब कौन हो? किसान। किसान घबरा रहे हैं, उगाना तो उनको ही है, खेती थोड़ी करता है ठेकेदार, वो तो बोल देता है किसानों को भैया तुम कर लो, चलो इतना इतना पैसा देना ही है तुमको, नहीं मारूंगा। ऐसे बोल नहीं सकते ना उनके सामने, समझो यार, ठेकेदार आदमी हो। हाँ तुम मेरे को अब राजा समझो थोड़ी देर के लिए। अब तुम ठेकेदार को मना कर पाओगे क्या? तुम परेशान हो, मेरे को नजर आता है, मेरे को अच्छे से पता है। मैंने बोला भू राजस्व विशेषज्ञ है मुर्शिद कुली खान, उसको बहुत अच्छे से पता है कि अगर किसान परेशान रहा तो आपका काम अच्छे से नहीं होगा, पैसे नहीं कमा के दे पाएगा। तो उसने किसानों को भी खुश करने की कोशिश करी। सपोज मानो ना यार कि पहले सामंतों से परेशान थे किसान, अब बहुत ज्यादा परेशान थे, तो उनको किसकी जरूरत थी? पैसों की। सारा पैसा कौन खा गया था? सामंत। तो उसने व्यवस्था करी कि मैं तुमको तकावी ऋण बांटूंगा बहुत कम कीमत पे, मतलब तुम मेरे से उधार पैसे लेके जाओ, वो जितना तुम बोना, और उतनी कीमत मेरे को वापस दे देना। ये लेगा वो चीज अलग है, मैं मेरी बात कर रहा हूं। एज ए शासक क्या बांट रहा था? तकावी ऋण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में आता है कि तकावी ऋण किस बंगाल के शासक ने बांटा था, तो क्या बताओगे? तकावी ऋण बांटा, किसने बांटा? मुर्शिद कुली खान ने। आगे बढ़े। इसने एक और काम भी करा। अपने को दिक्कत किस चीज से है? तो सामंती व्यवस्था से है। इसने सामंतों से जमीन छीन ली। ये 3-4 सामंत थे, मेरे को पता है, नाटक करते थे। मैंने बताया ना किससे नाटक करते थे? ज्यादा बारिश हो गई, कम बारिश हो गई, फसल कीड़े खा गए, ऐसे करके ये नाटक करते थे। तो मेरे को बुरा लगा, मैंने कहा चलो छोड़ो जमीन। अब जमीन किसकी है? मेरी जमीन है, और राजा की जमीन या सरकारी जमीन, इसको क्या बोलते थे? तो इसको खालसा भूमि बोलते थे। क्या बोलते थे? खालसा भूमि। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल के किस शासक ने बंगाल की भूमि को, बहुत सारी भूमि को खालसा कर दिया था। ऐसे ही मध्यकाल में क्वेश्चन आएगा कि कौन शासक था जिसके पास सबसे बड़ी खालसा भूमि थी? अलाउद्दीन खिलजी। उसने लोगों से छीन छीन के क्या कर दिया था? उसको सरकारी कर दिया था। इस सरकारी जमीन आज से बहुत साल ऐसे अपने देश में भी हुआ है। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो कुछ लोग थे जिनके पास भूमि थी, कुछ लोग थे जिनके पास भूमि थी। तो एक नियम बना दिया कि इससे ज्यादा भूमि नहीं हो सकती है, और जो बची हुई भूमि है वो क्या हो जाएगी? सरकारी। और सरकार ने फिर गरीबों में बांटी। गरीब तो क्या, गरीबों में कम बटी, उनके वाले लोगों में ज्यादा बटी। वो खैर अलग विषय है, कभी और चर्चा करेंगे। पर ये क्या कर रहा है? तो खालसा भूमि का विस्तार कर रहा है। खालसा भूमि का विस्तार। खालसा भूमि का विस्तार किस शासक ने करा बंगाल के? तो मुर्शिद कुली खान। अब तुम खुद सोचो, एज ए शासक, मान लो मैं शासक हूं, मुर्शिद कुली खान हूं, ये ठेकेदार हो गया, ये इधर वाले किसान हो गए, तुम लोग कौन हो गए? सामंत। तुम चारों पांचों सामंत। मैंने तुम लोगों से जमीन छीनी थी, तुमको मजा आया? नहीं आया? बुरा लगा? बदला लोगे? तो ठीक है, विद्रोह करोगे। तो 3 विद्रोह होंगे इसके समय। ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से विद्रोह हुए। आप लोग कंपटीशन की एग्जाम निकाल के देखना, तो आपको पता चलेगा कि इसके विद्रोह के बारे में पूछ रखा है, किसने कब विद्रोह करा था।
तो कितने विद्रोह हो रहे हैं? 3। पहला विद्रोह है जो कर रहे हैं सीताराम, उदय नारायण और गुलाम अहमद। सीताराम, उदय नारायण और गुलाम अहमद। ठीक है, ये पहला विद्रोह है। 3 नाम सुन के इसे अलग अलग मत समझना। ये तीनों इकट्ठे हुए, ये दोस्त थे ये तीनों, और इन लोगों ने कहा कि अपन इकट्ठे होकर विद्रोह कर लें। बाकी इनके दोस्त नहीं है, तुम लोग दोस्त। जो दूसरा विद्रोह हो रहा है वो कर रहा है नजात खान। नजात, मैंने इसको जात से, जात होती है, जात, क्या जात है तुम्हारी, ऐसे करते हैं लोग। तो ये नजात खान, ये जात, न जात, इसकी कोई जात नहीं है, ऐसे याद करा था। नजात खान। और जो थर्ड विद्रोह हो रहा है सुजात खान। एक की सुजात है और एक की नजात है। इसे कुछ भी याद कर सकते हो, नजात खान और सुजात खान। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? मैंने जमीन छीनी, मानो मेरे को अच्छा लग रहा हूं मैं राजा के तौर पे, है ना। फील करो सर राजा है, तलवार है इनके पास में, और मुकुट उकुट पहन रखा है ना। और मैंने क्या करा, ये सामंत थे, तुम किसान हो बेटा, हंसो मत, तुम हर जगह दुखी ही रहोगे। तुमको सिर्फ तकावी ऋण मिला, उस चीज की खुशी है क्या तुमको, कि तकावी ऋण बांटा है तुमको? ये कौन है? तो ये ठेकेदार है, ठेकेदारी प्रथा चालू करी, तकावी ऋण बांटा, और इनने विद्रोह करा, तो उस विद्रोह का दमन करा। कौन कौन से विद्रोह है आपके सामने, आगे बढ़े बेटा। 2 और चीजें हैं इसके समय। मैंने बताया था नियमित पैसा भेज रहा है बादशाह को, क्योंकि एक डर है थोड़ा सा कि यार बादशाह हमला नहीं करते। और एक और चीज क्या है, तो लगभग 19 में ये क्या कर रहा है, तो ये उड़ीसा का विलय कर रहा है अपने अंदर, उड़ीसा का विलय। मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं बंगाल की बात करूंगा तो उड़ीसा को भी मानेंगे, बिहार को भी मानेंगे। तो ये हो कैसे रहा है, कैसे मान रहे हो? उड़ीसा तो हमेशा से एक अलग राज्य रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि जब कलिंग का युद्ध हुआ, किन किन के बीच में हुआ था? अशोक और कोई राज्य रहा होगा, खारवेल नहीं था, नहीं था, खारवेल नहीं था। खारवेल तो बाद का शासक रहा है। खारवेल के ऊपर किसी और ने आक्रमण करा था। बहरहाल इतना समझो कि कलिंग का जो युद्ध हुआ कहां पे हुआ था? उड़ीसा में। तो उड़ीसा तो शुरू से एक अलग राज्य रहा है। अब वहां पे कब्जा कौन कर रहा है? तो बंगाल कर रहा है। बंगाल ने मर्ज करके खुद में मिला लिया। बिहार अभी भी नहीं आया है बंगाल में। मैंने आप लोगों को बोला था जब मैं बंगाल पढ़ाऊंगा तो आप ये सब समझना, क्योंकि समझना पड़ेगा। जब धीरे धीरे कब्जे होंगे तो समझना पड़ेगा ना। बस अभी हो रहा है, पहला कब्जा तो हो गया। कब हो गया? 1719 में उड़ीसा पर कब्जा करा है। किसने करा है? मुर्शिद कुली खान। बोलोगे टंग पे आएगा, याद रहेगा, है ना। बोलने की आदत डालो बेटा। अब क्या हुआ कि मुर्शिद कुली खान का कोई छोरा योग्य था नहीं, छोरा था भी कि नहीं था ये भी नहीं पता अपने को। लड़कियों को तो बना ही नहीं सकते शासक। मेरे से गुस्सा मत करो, है ना। बना सकते हैं क्या? क्यों? हाँ, कौन कौन कर रहा है? क्यों दोस्त? लड़कियों को शासक बनाया जा सकता है? ग्रीन फ्लैग। रजिया सुल्तान बनी थी, एक ही बनी थी, वो मार दिया था बेचारी को कि तू महिला है। बिल्कुल बनाया जा सकता है, अच्छा शासन भी कर सकती है, पर हमारी जैसी सोच सबकी होती है क्या? नहीं होती ना। सब मेरे इतने अच्छे थोड़ी होते हैं। अगर अपन उस जमाने में होते तो अपन भी मना कर रहे होते, सब मिलके मना कर रहे होते, बोल रहे होते ठीक कैसी बातें करते हो। सच में अपन लोग कर रहे होते। आपकी दादी के जमाने में अगर बोल दो कि पढ़ने की सोच रही छोरी, दादी के परदादी के जमाने में, हाँ पढ़ेगी, बाहर निकलेगी। खराब समझते थे कि लड़की बाहर कैसे निकल। जबकि अब वैदिक काल में देखो, लड़कियों को पढ़ाना बहुत अच्छा मानते थे।
मुझे बोलना तो नहीं रहा, हमें समझा दिया। हाँ, अनुभवी बेचारी छोरी है। मेरा बहुत झगड़ा होता है ना इस बात को लेके इसलिए। हाँ 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 कभी कभी रोज झगड़ा तो करती हूँ। हैं, हाँ कर लिया कर, कोई बात तो वो सब एक तरफ मुझे कोई गलत नहीं के लिए। नहीं। जीत जाती हो। I am वो तो बोलते हैं कि ऐसे तो जीत ही नहीं देते। आई एम प्राउड ऑफ। ऐसे ही लोग होना चाहिए। देखो अपन गलत चीज के लिए तो बोल नहीं रहे, ज्ञान प्राप्त करेंगे उसमें क्या बुराई है। मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है हमेशा से कि होता क्या है कि अभी का जो समय है, सच बता रहा हूं, अगर आप फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड नहीं हो, खुद का पैसा, माँ बाप का भी नहीं, किसी का भी नहीं, पति का भी नहीं, अगर आप खुद का पैसा नहीं रखते हो खुद के पास में, अपनी आवाज कैसे टकरा रही है, कुछ बोलना चाहता है क्या? अगर आप फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड नहीं हो तो इस चीज को मान लेना, आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से किसी ना किसी का गुलाम बन के रहना है। मतलब आप खुद सोचो, एक बार खुद सोचो कि आपकी शादी हो गई, 99% तो ये होता है कि शादी के बाद में अगर कुछ आपके साथ घटनाएं घटती है तो घर वाले हाथ खड़े कर देते हैं कि बेटा अब तू पराई हो गई है, थोड़ा सा सहन कर ले, मैंने भी करा है तू भी कर ले। होता है ऐसा? अगर ऐसा नहीं भी है चलो मान लो, पर फिर भी आपको छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे तो मांगने ही पड़ेंगे। मेरे बैलेंस खत्म हो गया, ओजी बैलेंस डला दो, 5G डला दो। हाँ, यूं भी बोलना पड़ता है 5 रुपए का धनिया के लिए 5 रुपए चाहिए। अगर तुम्हारे माँ बाप बीमार हो गए कभी, भगवान ना करे पर होते हैं, इंसान की वो नेचर है, तो तुमको पति से मांगना पड़ेगा कि मेरे मम्मी पापा बीमार है पैसे दे दो। वो बोलेगा कि यार तेरे बीमार है, मेरे थोड़ी। उसके दिमाग में तो आएगा ना। नहीं सर, भाई मैं नहीं देता। भाई भेग गया बाद में बहू के कहने पे तो वो को बता दीजिए। देखो एक चीज समझना, जो भविष्य है ना वो तय नहीं है। अपन सिर्फ खुद को तय कर सकते हैं, दुनिया में किसी और को अपन समझा नहीं सकते हैं, उसको बदल भी नहीं सकते हैं। आगे भविष्य में आपको नहीं पता मैडम कि क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक? भले भाई कितना इच्छा, मना नहीं कर रहा हूं, पर समझो इस बात को। बहुत सारी चीजें मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, समझना इस चीज को, है ना? जरूरी नहीं है कि भाई उस चीज को संभाल सके, है ना? ऐसे में अपन खुद तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना। माँ बाप बीमार है, अच्छा इलाज करवा सकते हैं। मम्मी को अगर कहीं जाना है, माँ बाप बुजुर्ग हो गए, बीड़ खाते खाते जा रहे हैं। अब मेरे से पूछो कितना मजा आता है जब माँ बाप के लिए अपन एसी कोच बुक करते हैं, बहुत मजा आता है। क्योंकि मैं देखता हूं ना यार कैसे भीड़ भाड़ में जाते हैं लोग जनरल में। आप कभी करके देखना अपने पैसों से, बहुत मजा आता है। आप माँ बाप को शॉपिंग करवाओ, बहुत मजा आता है। तो ये सब कब करवा पाओगे? जब तुम्हारे पास में पैसा रहेगा बेटा। सबसे पहले सेल्फ डिपेंड बनो, बाकी सब काम बाद में। अगर कभी कोई जीवन में पसंद भी आ जाए तो सेल्फ डिपेंड बनने के बाद में कोई मना नहीं करेगा। माँ बाप कभी गलत नहीं होते। माँ बाप इसलिए मना नहीं करते तुमको कि यार वो चाहते नहीं कि तुम्हारे पसंद से शादी हो, वो इसलिए मना करते कि उनको भरोसा है कि यार ये जो इंसान है ना इसको कुछ भी नहीं आता जाता, दुनियादारी ज्ञान नहीं है, इसलिए मना करते हैं। मेरे से रोज पूछते हैं कि तेरे को पसंद है। क्यों पूछते हैं? उनको पता है कि यार ये सेल्फ डिपेंड है, अपना भला देख लेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे? सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश करना, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आगे बढ़े। अब इसके बेटा तो था नहीं और दामाद था, उसका नाम था शुजात खान या शुजाउद्दीन। शुजात खान नहीं, शुजाउद्दीन। क्या बोल रहा है? शुजाउद्दीन है, शुजात खान नहीं। 1727 से और इसका कार्यकाल रहा है 39 तक। इसने कुछ विशेष काम नहीं करे हैं। एक तो मुर्शिद कुली खान का दामाद था, दामाद को बना दिया। दामाद भी बेटे जैसे ही होता है, मानने वाले मानते हैं ऐसा। और इसने क्या करा है, तो इसने बिहार का विलय कर लिया। इसके समय क्या हो गया? बिहार का विलय। अच्छा, इसको ढंग से आता नहीं था शासन करना। अगर आपको शासन करना नहीं आता है तो आप क्या कोशिश करोगे कि कुछ ऐसे अच्छे लोगों को रख लें जिनको शासन करना आता हो अपने आसपास में। सलाहकारी परिषद बोलते हैं उसको।
कुछ अच्छे सलाह देने वाले लोग। ये क्या कर रहा है, सलाहकारी परिषद का निर्माण कर रहा है। सिर्फ इसमें दो ही चीजें हैं, सलाहकारी परिषद का निर्माण करना, कारी परिषद बने, सलाहकारी परिषद का निर्माण कर रहा है। और सलाहकारी परिषद में एक व्यक्ति है जिसका नाम है अलीवर्दी खान, इतना सा जान लो। और भी बहुत सारे लोग थे, पर अपने किसको पढ़ना है, अलीवर्दी खान। यहां तक समझ में आया? कुछ भी नहीं हुआ, उसका कोई बच्चा नहीं था मुर्शिद कुली खान के, तो उसने किसको बना दिया, अपने दामाद को बना दिया। दामाद ने सिर्फ 2 काम करे हैं। मेरे को ना डिस्टर्ब हो रहा है सच्ची में, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे साथ में दोहरा रहा है कोई चीजें। यहां तक समझ में आया? मतलब वो ऐसे मच्छर रहता है, मेरे को आप लोगों की आवाज समझ में नहीं आ रही है, सिर्फ एक वो टोन चल रहा है कि कोई ना कोई की आवाज गूंज रही है। कुछ बोल रहे हो तुम लोग? नहीं मेरे लायक कुछ सुनने लायक है क्या कुछ? चल बाद में पूछूंगा। यहां तक समझ में आया? इसने सिर्फ 2 ही काम करे। इसने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि सलाहकारी परिषद बना दी। सलाहकारी परिषद में इसने एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जो बहुत ज्यादा, मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा आगे तक का सोचता हो। अपन इसको क्या बोलेंगे, मतलब हाँ दूरदर्शी नहीं बोलेंगे, अपन इसको बोलेंगे कि बहुत ज्यादा, कोई कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग होते हैं जो कैसे भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और ये चीज अच्छी होती है, महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है। उसमें से कौन है? एक अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान इसके खिलाफ तो कुछ भी नहीं करेगा, पर इसका एक बेटा है जिसका नाम है सरफराज खान। क्या नाम है? सरफराज खान। अगला शासक कौन आ गया? सरफराज खान। सरफराज खान ये क्या करेगा? सरफराज खान के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। और एक युद्ध हो रहा है गिरिया या राजमहल का युद्ध 1740 में। 1740 नाम है गिरिया या राजमहल। गिरिया या राजमहल का युद्ध हो रहा है 1740 में। और इसमें क्या हुआ? सरफराज खान 1740 सरफराज खान क्या हो गया? हार गया। किससे हारा? अलीवर्दी खान से। अब शासक कौन बन जाएगा? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान को पढ़ना है हमको। अभी तक हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं कि बंगाल की स्थिति पढ़ रहे हैं अंग्रेजों के आने से पहले। अब अंग्रेज आ गए हैं भारत में, अच्छे से रहने लग गए हैं, उनकी शक्ति बढ़ रही है। यहां पर अलीवर्दी खान व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा समझदार है। वो समझदार कैसे, इस चीज को अपन समझेंगे। एक तो विद्वान भी है, वीणा बजाता है। क्या बजाता है? तो कोई पूछ ले बंगाल का कौन सा शासक वीणा बजाता था, तो आप लोग क्या बताएंगे? अलीवर्दी खान। इसका जो टाइम पीरियड है 1740 से 56, 1740 से 1756। एक तो वीणा बजाता है। वीणा देखिए ऐसी लंबी सी रहती है, ऐसे सरस्वती माता के पास में रहती है, वही बजाता है। मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैंने आपको मुर्शिद कुली खान बताया था, तो मैंने क्या बताया था कि ये लगातार मुगलों को पैसा भेज रहा है। इसने ऐसा नहीं करा। इसने, इसके समय जो शासक है मुगल शासक, उसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। और वो नाम से ही लग रहा होगा बहुत रंगीले किस्म का आदमी है, बहुत रंगीला आदमी है। इतना रंगीला आदमी कि सिर्फ उसको नाच देखना पसंद है, महिलाएं डांस करे उसके आगे। अच्छा, वो खुद भी डांस करने में बहुत अच्छा है, डांस करता, गाने सुनता, गाने गाता, बड़ा शौक था उसको इन सब चीजों का। शायरियों का बड़ा शौक था, मतलब कला का बड़ा प्रेमी था। अपन हर चीज बुरी नहीं बोल सकते उसकी। उसने कला का बड़ा विकास करा, और दिन रात दारू में के नशे में ही रहता था वो, बिल्कुल। और इतना मतलब थोड़ा अजीब सा आदमी था। कई बार बिना कपड़ों के घुमा करता था दरबार में,
और भी बहुत सारी चीजें कभी बताऊंगा। मतलब शासक क्या होता है कि ऐसे ये रहता है जहां पे बैठता है, जो गद्दी रहती है उसकी सिंहासन, तो सिंहासन पे बैठता नहीं था, लेटता था वो सिंहासन, और जो उसकी दासी रहती थी उसकी गोदी में से लेट के फिर शासन करता था। थोड़ा ऐसा शौकीन किस्म का आदमी था, इसलिए उसका नाम क्या था, मोहम्मद शाह रंगीला। इन अलीवर्दी खान भाई साहब को पता है कि ये आदमी सामने बहुत रंगीला है, तो एक काम करते हैं कि इसको लगातार पैसे भेजने की जगह 2.5 करोड़ रुपए देते हैं, 2-2.5 करोड़ रुपए इकट्ठे, और बोलते हैं कि आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। तो ये क्या कर रहा है, मोहम्मद शाह रंगीला को कितने, लगभग 2.5 करोड़ रुपए भेजेगा और रिश्ता खत्म कर लेगा हमेशा के लिए। एक ही बार भेजेगा, बार बार नहीं भेजेगा। ऐसा कौन सा शासक है जिसने एक बार धन देने के बाद में मुगलों को फिर पैसा देना बंद कर दिया था? बंगाल का नवाब अलीवर्दी खान। जो लगातार दे रहा था वो मुर्शिद कुली खान, एक बार देने के बाद बंद कर दिया कौन है? अलीवर्दी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन के एग्जाम में। मैं आप लोगों की सीसी लूंगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा कि कौन था, और आप लोग को आंसर देना पड़ेगा, नहीं नंबर दे दूंगा उस हिसाब से। और क्या हो रहा है इसके समय? इसके समय रघुजी भोसले हैं। क्या नाम है? रघुजी भोसले। ये मराठा हैं। कौन है? मराठा। शिवाजी भोसले है ना, उनकी संतान है रघुजी भोसले। शिवाजी महाराज का नाम सुना है ना? छत्रपति शिवाजी महाराज, नागपुर में शासन था उनका, उन्हीं की संतानों में से एक रघुजी भोसले। रघुजी भोसले क्या कर रहे हैं कि बंगाल पे आक्रमण कर रहे हैं, और मराठों का ऐसा वर्चस्व था इस समय में। इस समय में कौन है मराठों में? कौन है शासक? हैं? संभाजी। मराठों की कमान किनके हाथ में है अभी? कौन छोटा? शाहू जी के पास में है पक्का? अभी मराठों की कमान किनके पास में? पेशवाओं के पास में है। किनके पास में है? पेशवाओं के पास में। बाजीराव शांत हो चुके हैं 1740 में। जिनके वो मूवी देखी होगी बाजीराव पेशवा, 20 साल शासन करा, 40 युद्ध लड़े, 40 के 40 जीते, 41 युद्ध लड़े, 20 साल में 41 युद्ध, और 41 के 41 जीते। ऐसे पेशवा थे। ऐसा कहते हैं कि जो दिल्ली है, दिल्ली को तो अपने कदमों में रखते थे वो बाजीराव। उनके बाद में जो पेशवा बने हैं वो कौन है? बाजीराव द्वितीय। उनका समय है, उनके एक सरदार हैं जिनका नाम क्या है? रघुजी भोसले। रघुजी भोसले हमला कर रहे हैं कहां? बंगाल पे। और जब उन्होंने बंगाल पे हमला करा तो ये घबराएगा कि नहीं घबराएगा अलीवर्दी खान? मैं बोल रहा हूं दिल्ली इनके कदमों में थी, तो बंगाल की औकात कुछ भी नहीं थी। तो ऐसे में बड़ा घबराया अलीवर्दी खान। इसने कितने 12 लाख रुपए दिए मराठों को, और माफी मांगी हाथ जोड़ के, अब आगे मत बढ़ो। 12 लाख रुपए के साथ में बोला कि आप ये जो उड़ीसा का क्षेत्र है यहां से चौथ ले लिया करो। चौथ होता है 1/4 टैक्स। इसको भूसेवाल गुंडा टैक्स भी बोलते हैं। ये मराठे लिया करते थे गुंडा टैक्स, इसलिए कि मराठों का ये कहना था कि अगर तुमको मार नहीं खानी हो, अगर तुमको मार नहीं खानी हो तो 1/4 हमको दे दो, मतलब 25% टैक्स दो। अगर टैक्स नहीं दोगे तो हम मार लगाएंगे। तो ये क्या 2 अधिकार दे रहा है मराठों को? पहला तो 12 लाख रुपए दे रहा है, दूसरा काम क्या कर रहा है? बोल रहा है कि उड़ीसा में तुम चौथ ले सकते हो। चौथ मतलब 4, 1/4, और 100 का 1/4 कितना होता है? 25%। तो ये 25%, ये चौथ है। चौथ, सॉरी 25% है ना, ये क्या है? चौथ है। मतलब तुम इतना पैसा ले सकते हो उड़ीसा से। ये इसने याद दे दी। आगे बढ़े। इसने यूरोपियंस के बारे में एक बार बोला था अपने बेटे को। और कुछ नहीं छूटा है ना। इसका बेटा है सिराजुद्दौला। कई बार पिता बातचीत करते हैं ना अपने बेटे से कि बेटा ये ऐसी ऐसी बातें हैं। तो इसने यूरोपियंस के बारे में बोला था कि ये मधुमक्खी जैसे हैं, जो अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी हैं, पुर्तगाली हैं।
ये मधुमक्खी जैसे हैं, अगर तुम इनसे प्यार से रहोगे तो ये तुमको क्या देंगे? शहद देंगे। और अगर ढंग से नहीं रहोगे तो ये क्या करेंगे? डंक मार देंगे। ऐसा इसको अच्छे से समझाया था कि थोड़ा बच के रहना इन लोगों से, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। कौन समझा रहा है? अलीवर्दी खान समझा रहा है। किसको समझा रहा है? और बेटे का नाम क्या है? सिराजुद्दौला। तुम्हारे पापा भी समझाते होंगे ना बिठा के कि बेटा कॉलेज भेज रहे हैं, ध्यान रखना, हर किसी की बातों में मत आना। बाहर जाते हैं, बस में बैठते तो क्या बोलते हैं कि किसी का दिया हुआ मत खाना, बस से हाथ बाहर मत निकालना, वैसा कुछ। ये राजा है तो वैसी चीज सिखाएगा। क्या बोला है कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह है यूरोपियंस, वो अगर प्यार से रहोगे तो क्या देंगे? शहद, नहीं तो काट लेंगे। ऐसे इसको समझाया। इसके समय में अलीवर्दी खान, ये कोड आएगा तो कोड में पूछेंगे किसने बोला था, इसलिए बता रहा हूं बार बार। अलीवर्दी खान ने कभी भी अंग्रेजों को किले नहीं बनाने दिए। फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में सामान रखते थे, पर उसका किलाबंदी नहीं करने दी। मतलब आप आसपास में किले नहीं बना सकते, उस पर तोप नहीं रख सकते। हमारी जब इच्छा होगी तो आके जांच करेंगे। ऐसा कौन करता था? अलीवर्दी खान। अंग्रेजों फ्रांसीसियों को किसको किले नहीं बनाने दिए। इतना ध्यान रखना। आगे बढ़े। आगे समस्या ये कि इसके कोई संतान नहीं थी, मतलब इसके कोई लड़का नहीं था। जो मैं बता रहा हूं सिराजुद्दौला, वो क्या था? इसका बेटी का लड़का था। कौन था? इसकी 3 बेटियां थी, इतना मान लो, है ना। इसका कोई बेटा नहीं था, 3 बेटियां थी, 3 पुत्रियां थी इसकी। और तीनों के आपस में नहीं बनती थी बिल्कुल भी। तीनों के आपस में खूब लड़ाइयां थी। यहां तक समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? अपन अलग अलग शासकों को समझ रहे हैं। जान में जाना है क्यों? आगे बढ़े। पहली जो बेटी है उसका नाम है घसीटी बेगम। ये कहाँ की है? जो घसीटी बेगम है वो कहाँ की है? ढाका की। ढाका का कोई नवाब था, उससे अपनी बेटी की शादी करवा दी। अच्छा, इस घसीटी बेगम के कोई औलाद नहीं है। अलग अलग बिठाऊंगा तुमको, इससे राय नहीं जा रहा क्या? ये कहाँ की है? ढाका की। ढाका। एक और इसकी बेगम है जिसका नाम है मुनीरा बेगम। उनके लिए बहुत अच्छे नाम है, खूबसूरत। हमारे लिए थोड़े से अजीब है। मुनीरा बेगम। ये महिला अच्छी है पर इसका छोरा बहुत तेज है, वो शातिर आदमी है। और इसके लड़के का नाम है शौकत जंग। और ये कहाँ की? पूर्णिया की है। शौकत जंग पूर्णिया की। शौकत जंग। शौकत जंग। बेटे का नाम क्या है? शौकत जंग। कहाँ की? ये मुनीरा बेगम पूर्णिया की। एक आखिरी और बेगम है जिसका नाम है अमीना बेगम। यहां लिख दूं? और ये अमीना बेगम कहाँ की? पटना की। समझ में आया? तीनों बहनें हैं, कुछ अलग सी चीज नहीं बता रहा हूं। अलीवर्दी खान के कोई संतान नहीं है, सिर्फ लड़कियां ही है। संतान तो है पर लड़कियां हैं। लड़कियां शासन कर नहीं सकती है, इसलिए इन तीनों को अलग अलग नवाबों से शादी करवा दी। घसीटी बेगम की ढाका के नवाब से करवा दी, मुनीरा बेगम की पूर्णिया के नवाब से करवा दी, और अमीना बेगम की पटना के नवाब से करवा दी। घसीटी बेगम खुद चालाक है, उसकी औलाद ही नहीं है कोई भी। खुद ही बहुत तेज है, उसकी इच्छा कि मैं ही शासिका बनूं। ये मुनीरा बेगम है ना, ये थोड़ी अच्छी है, पर इसका जो बेटा है शौकत जंग, वो बहुत चालाक है, बोले मेरे को बनना है। अमीना बेगम जो है उसके बेटे का नाम क्या है? तो सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। ये किसका बेटा है? तो अमीना बेगम का। कहां का? पटना का।
अलीवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया है? सिराजुद्दौला को। यहां तक बात है समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? थक गए हो? पानी पी के आना है? आगे बढ़े? पक्का? रेस्ट लेनी है तो बोलो, ले सकते हैं, पर आगे बढ़ते हैं। अलीवर्दी खान बूढ़ा हो गया, तीनों छोरियों के बारे में सोचा होगा, फिर समझा होगा कि इनमें सबसे योग्य कौन है। असल में सभी औलादे अयोग्य ही है इसकी। बेटियां भी आपस में लड़ रही है, शर्म नहीं आ रही उनको, बहने होके। उनकी औलादे भी आपस में लड़ रही है कि हम राजा बने, हम राजा बने। अलीवर्दी खान बूढ़ा हो गया, मरने की हालत में है, इसको जलोदर की बीमारी हो गई है, लेटा हुआ है। फिर इसने बुलाया, किसको बुलाया? सिराजुद्दौला को बुलाया। बोले बेटा, मैं तेरे को क्या बना रहा हूं? मेरा उत्तराधिकारी। अपने सेनापति वगैरह को बुलाया होगा और फिर बोला कि उत्तराधिकारी तो बना रहा हूं, पर एक चीज का ध्यान रखना, सिर्फ एक ही बात बोल के मर रहा हूं मैं तेरे को, सिर्फ एक बात। बोले कि बोलो नाना जी, क्या बात है? तो उसने बोला कि कभी भी, सुनना मेरी बात, कभी भी यूरोपियों को किले मत बनाने देना। क्या बोला वो? कभी भी? और इसे कह के मर गया। हो सकता है थोड़ा और जिया हो, बता रहा हूँ कैसे कह के मर गया वो, ज्यादा बातचीत नहीं करी उसने इससे। इसको ध्यान रखना था इस चीज का, ये रखेगा भी सही। पर तुम कुछ सोचो, ये आदमी है, इसके खिलाफ ये लोग तो हैं सही, तो इसके विरोध में गुट बन रहा है, उसको बोलते षड्यंत्रकारी गुट। क्या नाम है? षड्यंत्रकारी गुट है। उसमें किस किस को डालूं तुम लोग बता जाना है ना। एक तो शौकत जंग हो जाएगा, ऐसा आप हेडिंग डालना, षड्यंत्रकारी गुट। पहला क्या हो जाएगा? शौकत जंग, जंग। दूसरा कौन हो जाएगी? घसीटी बेगम। ठीक है, घसीटी बेगम। और भी कुछ लोग हैं, शौकत जंग, घसीटी बेगम, अमीर चंद। अमीन या अमीर दोनों लिखा हुआ नजर आएगा, अमीन चंद्र या अमीर चंद्र, मैं अमीन लिख रहा हूं ना। अब ये कौन है? तो ये है बहुत अमीर व्यापारी। ये पंजाब का व्यापारी था, सिख, और क्या करता था? व्यापार। कहाँ? बंगाल में, और अथाह पैसा था इसके पास में, व्यापारी। चौथा और कौन है? तो एक है मनिक चंद्र। ये क्या है? प्रशासनिक अधिकारी है, अधिकारी। फिर दो लोग हैं, राज वल्लभ और कृष्ण वल्लभ। नाम से ही लग रहा होगा कौन हो सकते हैं? भाई भाई भाई, और ये बाप बेटे हैं, राज वल्लभ और कृष्ण वल्लभ। राज वल्लभ और कृष्ण वल्लभ। कृष्ण वल्लभ क्या है? राज वल्लभ का बेटा है, और बहुत धमाले करता है। बहुत धमाले मतलब राजा की बात नहीं सुनेगा, राजा ने कोई सा काम बोला तो उसमें भ्रष्टाचार कर देगा, ऐसा कुछ आदमी है। यहां तक बात है समझ में? क्या हुआ? अलीवर्दी खान मरा, 3 बेटियां थी, तीनों अयोग्य थी, उनकी संतानें भी देखा जाए तो अयोग्य थी, पर बनाना अपने परिवार वाले को ही है। तो उसमें जो सबसे ज्यादा योग्य सिराजुद्दौला है, पटना की बेगम अमीना बेगम का बेटा है, उसको बुलाया, बोला तो उत्तराधिकारी है। एक चीज का ध्यान रखना, किस चीज का ध्यान रखना? मत बनाने देना। अब ये क्या हो गया? शासक बन गया है। 1746 में अब शासक कौन बन गया? सिराजुद्दौला। पर सिराजुद्दौला के विरोध में एक गुट है, एक शौकत जंग है ही सही, घसीटी बेगम, अमीर चंद व्यापारी है, उसकी इच्छा ही अपन ऐसे किसी को राजा बनाते जो अपनी बात माना करे। मनिक चंद्र को प्रशासनिक अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है, मतलब बोल सकते हैं कि कोई सा वित्त मंत्री होगा या सेना में कोई अधिकारी होगा, ऐसा कुछ। राज वल्लभ, कृष्ण वल्लभ दोनों व्यापारी तरीके हैं, दम रखते हैं।
बोलते नहीं नेतागिरी में है थोड़े वो, वैसे। यहां तक बात आई समझ में? अब अंग्रेजों से इनका तनाव क्यों बढ़ रहा है वो देखते हैं। ठीक है, अब मेन पिक्चर चालू हुई है। अभी हम इनसे पिक्चर का बैकग्राउंड देख रहे थे, बैकग्राउंड था। अब पिक्चर ये है कि आखिर में अंग्रेजों के झगड़े क्यों चालू हो गए इनसे। सब बढ़िया चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही थी, पर अब झगड़े होंगे, वो झगड़े का कारण देखेंगे अपन। तुम में से कोई बनना चाहता है सिराजुद्दौला? अंग्रेज बनोगे ना, गद्दारों। हैं? मीर जाफर बनेगा? वाह यार। तो अभी तू पिक्चर में नहीं है, फिर मैं बनूं, है ना? अरे हिम्मत है, सही में सही कर रहा हूँ, ऐसे बनने के लिए नहीं सही कर रहा हूँ, मैं बनता हूँ। ठीक है, तो मैं कौन हूँ? सिराजुद्दौला, और अब मैं शासक बन गया हूँ। वाह यार, देखो चलना बंद हो गया जैसे मैं शासक बना वैसे। हाँ मेरे डर से, थैंक यू। सिराजुद्दौला, ये क्या हो गया? शासक बनेगा। मुंह धो के आना है किसी को, नींद आ रही हो तो पक्का। क्या बोल रहा है? शासक बन गया सिराजुद्दौला। शासक जैसे ही बनते तो क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? राज तिलक, राज्याभिषेक। मेरा राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक में क्या होगा? तुम सब जितने भी हो मेरे लिए गिफ्ट लेके आओगे कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, ये लीजिए सर, ये लो राजा जी, करोगे ना? जो राज्याभिषेक में नहीं आएगा तो मेरे को क्या लगेगा? किसको अच्छा नहीं लगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, बहुत सुंदर एग्जांपल बताता हूँ। कल एक संगठन के लोग, आप लोग समझते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, उसके लोग मतलब बच्चे थे कुछ, मेरे पास में आए। वो बोला सर कि सर देखा मेरे को ये अधिकार मिल गया है, अब मैं यहाँ का ये घोषित हो गया हूँ, जो भी उसको दायित्व मिला है, पद मिला है, कि अब मैं बन गया हूँ। तो जो मेरे साथ में थे ना, उन्होंने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन तक नहीं करा, स्टेटस नहीं डाला, मतलब कि भाई साहब ये बन गए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, ऐसे करके इन्होंने अपनी औकात दिखा दी, गुस्सा उतार रहा था वो। फिर एक और लड़का था, उसने बोला कि सेकंड नंबर में मैंने डाला है सर स्टेटस इसका, उसको बताने के लिए कि देखा तेरे से कितने जलते थे तेरे साथ वाले, कि तेरे को बधाई तक नहीं दे रहे हैं। अब जिन्होंने स्टेटस नहीं डाला है उससे लड़ाई हो गई है इसकी। बात स्टेटस की नहीं है, बात की गंभीरता समझो कि तू ये बोल रहा सम्मान की बात। खुद सोचो कि तुमको क्या अच्छा नहीं लगा क्या? तुम खुश नहीं हुए क्या? उसका ऐसा कहना है, खुश होते तो स्टेटस तो डलता। अब जमाना सोशल मीडिया का है तो ये तो करना पड़ता। तो अब इनकी इतनी खतरनाक लड़ाई हो गई कि आपस में मारपीट की बातें करते रहते हैं। बहरहाल ये जानना जरूरी है, क्योंकि मैं सिराजुद्दौला शासक बना हूँ। तो आप लोगों में से कुछ लोग तो आए हो मेरे पास में, क्या लेके? गिफ्ट्स लेके। ऐसे मेरे पैरों के सामने से दोनों घुटनों पर बैठ के बातचीत कर रहे हो कि बस आप शासक हो, आपसे मान कोई भी नहीं है, हम आपके अधीनता में रहेंगे। पर अंग्रेज नहीं आए, फ्रांसीसी आए, सर वेलकम सर, ऐसे करके उन्होंने गिफ्ट्स दिए, खुश करा। पुर्तगाली आए, डच आए, सबने खुश करा, अंग्रेज नहीं आए। अंग्रेज वाले जा रहे हमको याद है क्या? एक कारण क्या है? तनाव के कारण। तो तनाव का पहला कारण क्या लिखेंगे? कि राज्याभिषेक के समय स्वागत नहीं करा, गिफ्ट विफ्ट नहीं लेके आए। तनाव के कारण। तनाव कैसे बढ़ रहा है दोनों के बीच में? राज्याभिषेक के समय ना गिफ्ट दिया, ना क्या करा है, स्वागत करा इनका, माला भी नहीं पहनाई, कुछ भी नहीं, आए ही नहीं, अनुपस्थित रहे। दूसरा कारण, मैंने एक लड़का बताया था, कृष्ण वल्लभ, राज वल्लभ का बेटा, मैंने बोला था धमाले बहुत करता वो। तो एक बार धमाले करा तो सिराजुद्दौला ने बोला कि इसको पकड़ के ले आओ, इसको जेल में डालो। तो उसने क्या करा, भक्के का चला गया, अंग्रेजों के पास में चला गया कि अंग्रेज बचा लेंगे। और अंग्रेजों को क्या करना चाहिए था? अंग्रेजों को सौंप देना चाहिए था ना इसको, क्योंकि राजा तो यही है पूरे क्षेत्र का। अंग्रेजों ने मना कर दिया कि हम तो सौंप ही नहीं रहे।
हम तो इसको क्या दे रहे हैं, शरण दे रहे हैं कि हमारे पास में ही रहेगा। कौन रहेगा? कृष्ण बल्लभ। कृष्ण बल्लभ खुश, मजा आ गया। सिराजुद्दौला को अच्छा लगेगा क्या? उसका अपमान है कि नहीं है ना? तो उसके भगोड़े को शरण दे रहा है। तो भगोड़ा कौन है? कृष्ण बल्लभ। को शरण। बाकी आप समझ गए ना? कौन दे रहे हैं? अंग्रेज दे रहे हैं। पूरी पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, नोट्स इससे बनते। कृष्ण बल्लभ को जब शरण दी, सिराजुद्दौला बड़ा नाराज हुआ। 1-2 बार चिट्ठी भेजी उसने अंग्रेजों को, ये क्या चल रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, चलो भेजो इसको। अंग्रेज जब फाड़ के फेंक दी, चल भाग। ऐसे बुरा लगेगा इसको? बिल्कुल बुरा लगना चाहिए। फिर तीसरा काम जो सबसे खतरनाक था, नाना जी क्या कह के मारे थे? अंग्रेजों ने बना लिए। अच्छा, हुआ क्या था कि सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। किन किन के बीच में? बस है, किन किन के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था? तो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में। तो ये आपस में लड़ने लग गए, पूरी दुनिया में जहां जहां फैले हुए थे वहां पे। तो ये लोग भारत में भी आपस में लड़ लिए। जो फ्रांसीसी भी भारत में थे, अंग्रेज भी भारत में थे, तो भारत में लड़ लिए आपस में। जब वो आपस में लड़े तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने किले बनाना चालू कर दिए, फ्रांसीसियों ने भी और अंग्रेजों ने भी। इसने चिट्ठी भिजवाई कि मेरे नाना जी ने मना कर रखा है तो तुम लोग किले मत बनाना। फ्रांसीसी ने बोला कि जैसी आपकी इच्छा सर, नहीं बनाएंगे। पर अंग्रेजों ने बोला हम तो बनाएंगे। फ्रांसीसियों ने किले नहीं बनाए पर अंग्रेजों ने बनाए। तो किला भी एक कारण है। अब तत्कालीन कारण क्या है? तत्कालीन झगड़ा, युद्ध कैसे छिड़ गया? तो तत्कालीन कारण भी देख लो। तत्कालीन कारण, तात्कालीन कारण क्या है? बेचा घबरा गया था वो घबरा से गया। तो इतनी पढ़ाई भी होती है क्या? ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? बस सेकंड ईयर का ही था ना, फर्स्ट ईयर का था। हाँ, वो घबरा गया था। वो बोले कि यार ये चीज हो क्या रही है मेरे साथ में? ये सरकारी कॉलेज ही है ना? हाँ, भ्रमित हो गया था वो। कोई बात नहीं, होता है। अभी मुंह धोएगा वो जाके, ताकि उबर सको इस चीज से, फिर रील्स देखेगा। उस छोरे अगर पहचान का तो बोलते हैं बीमार नहीं पड़ जाए। ये कारण समझ में आया? 3 तत्कालीन कारण ये होता है कि मेन चिंगारी कैसे भड़की, युद्ध कैसे छिड़ा। तो तत्कालीन कारण ऐसा हुआ कि एक फैक्ट्री थी कासिम बाजार में, कलकत्ता के पास में एक जगह है कासिम बाजार। कौन सी जगह है? कासिम बाजार। कासिम बाजार, बाजार, बाजार शब्द समझ के समझ सोचना बाजार है सब्जी का, ऐसे नहीं। जगह का नाम है कासिम बाजार। कासिम बाजार में ऐसा हुआ कि कुछ अधिकारी थे, किसके? सिराजुद्दौला के अधिकारी। वो फैक्ट्री को चेक करने के लिए गए। उनका हक था चेक करने का। वो राजा है, राजा की जहां इच्छा होगी वहां चेकिंग कर सकता है। उनको ऐसा कुछ पता चला था कि यहाँ से कुछ गलत चीजें स्मगल कर रहे हैं। तो उन्होंने सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने चेक करा तो अंग्रेजों ने घुसने से मना कर दिया। जब अंग्रेजों ने घुसाने से मना कर दिया तो इनके बीच में क्या हो गई? झगड़ा हो गई, मारकाट हो गया वहां पे फैक्ट्री में ही। खूब मारकाट हुआ। सिराजुद्दौला का दिमाग खराब हो गया। बोले कि एक तो घुसने नहीं दे रहे हो, फिर हमारे लोगों को मारा अलग, तो बुरा तो लगेगा। फिर तुम राजा किस काम की अगर तुमको दूसरा आदमी फैक्ट्री में नहीं घुसने दे रहा है? सिराजुद्दौला को बुरा लगा। अब सिराजुद्दौला कुछ कदम उठा रहा है। 7 जून 1746, ये क्रम है, देख लेना। 7 जून 1746, 56, 46 नहीं 56, 56 ये लिखा सही है ना, बोला गलत। 1756 में क्या हो रहा है कि ये जो जगह है कासिम बाजार, यहां पे कौन कब्जा कर लेगा? सिराजुद्दौला। पहली कौन सी जगह पे कब्जा कर लिया? कासिम बाजार। फिर नेक्स्ट डेट है
16 जून 1756, 16 जून 1756। यहाँ पे एक जगह है, जगह का नाम क्या है? फोर्ट ब्लेयर। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। फोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? तो कलकत्ता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में। उनने जो किला बना रखा था उसका नाम क्या था? फोर्ट ब्लेयर। तो फोर्ट ब्लेयर पे कब्जा, पर कब्जा। यहां तक बात है समझ में? 16 जून 7 को किस पे कब्जा कर लिया? कासिम बाजार पे। 16 जून को किस पे कब्जा कर लिया? फोर्ट ब्लेयर। और ये है कहां पे? तो ये कलकत्ता में है। जैसे ही कब्जा करा तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि अंग्रेजों को भगना पड़ा। टाटा, क्या करना पड़ा? अंग्रेजों को भगना पड़ा। सोचो, बंगाल से भगना पड़ा है उनको। मतलब ऐसे तुमने दौड़ते हुए देखा है जब माँ मारती है छोटे छोटे बच्चों को तो वो कैसे जान बचाने के लिए भगते हैं। वो भी नहीं, माँ मारती, वो सब छोड़ो। पहले क्या होता था कि गाँव और शहरों में ऐसे कोई बाबा सरी के आते थे दिखाने के लिए, तो बच्चे रोने लगते थे और ऐसे घरों में घुसते थे जैसे उनकी जान को खतरा हो गया। वो तिलमिला जाते थे कि ये बस खत्म है, आज जिंदगी खत्म है। कोई बाबा बन के आते थे, कोई बंदर बन के आते थे। होता था ऐसा। जैसे वो भगे थे बच्चे, वैसे अंग्रेज भग के गए। कहाँ भग के गए? फुल्टा द्वीप पे। कौन सी जगह? फुल्टा द्वीप। फुल्टा द्वीप एक जगह है बंगाल के पास में, एक टापू है। वहां भग के गए, कुछ टाइम रहने लगे। उसके बाद में एक और घटना हो रही 20 जून। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1756 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना है। इसको काल कोठरी की घटना भी बोलते हैं और इसको ब्लैक होल की घटना बोलते हैं। काल कोठरी, इसका डेट याद रखना, बाकी किसी की डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। इसकी डेट याद रखना है, ठीक है? काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना। भारतीय इतिहासकार इस घटना को सही नहीं मानते। उनका ये कहना है कि ये घटना झूठी है। पर जो अंग्रेज इतिहासकार हैं वो बोलते कि नहीं, सही में हुआ था। और हुआ क्या था? ये कमरा था 18 फीट, तो क्या चौड़ा था वो। ऐसे उसकी चौड़ाई कितनी थी? 18 फीट। और जो उसकी लंबाई थी वो 14 फीट थी। ये 14, 18, ये भी कितना हो गया? 18, ये क्या हो गया? 14। और जो इसकी ऊंचाई थी वो 10 फीट थी। ज्यादा बड़ा कमरा नहीं था, छोटा ही कमरा था। पर सिराजुद्दौला के सैनिकों ने क्या करा कि इस कमरे में लगभग 146 लोगों को भर दिया अंदर। कितने? 146 लोगों को भर दिया। बोरियां भरते हैं वैसे भरते गए। इतनी ज्यादा सांस लेने में दिक्कतें हुई लोगों को कि 146 में से सिर्फ 23 लोग जिंदे बाहर आए, बाकी सब मर गए। कितने? 23, बाकी सब मर गए। अंग्रेज लोग इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक होल की घटना बोलते हैं, या एक और नाम क्या है इसके? काल कोठरी की घटना। इसका इतना भयंकर परिणाम निकला कि बाद में इस चीज को नाम देके कि ये घटना हुई थी इसलिए हमने युद्ध छेड़ा, बहाना। अब ये इस युद्ध के बारे में कौन लिख रहा है, इस घटना के बारे में कौन लिख रहा है, तो ये जान लो कि ब्लैक होल की घटना का वर्णन कर रहा है जेड हॉलवेल। क्या नाम है? जेड हॉलवेल। ये अंग्रेज इतिहासकार है और इसकी बुक का नाम भी लिख लेना। इसकी बुक का नाम है ए लाइव ऑफ वंडर्स। ए लाइव ऑफ वंडर्स। अपनी बुक में इसने क्या लिखा है? इस घटना के बारे में वर्णन करा है। पर अपन इस घटना को नहीं मानते हैं। अपन ये कहेंगे कि ये घटना क्या है? झूठी है। अंग्रेजों ने घटना को मन से बनाया क्योंकि उनको युद्ध छेड़ना था। अब आप बोलोगे कि झूठी कैसे? तो अपने पास में प्रूफ है। प्रूफ ऐसा है कि समकालीन इतिहासकार है गुलाम हुसैन,
उस समय का इतिहास सब लिखा उसने। किसने लिखा? गुलाम हुसैन ने। गुलाम हुसैन। और इसके बुक का नाम है सियारुल मुस्तखैरिन। क्या नाम है? सियारुल मुस्तखैरिन। सियारुल मुस्तखैरिन। इसने इस घटना के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा है। मतलब तुम कुछ सोचो, एक व्यक्ति है जो पूरे बंगाल का इतिहास लिख रहा है, इतनी बड़ी घटना को छोड़ेगा क्या वो? नहीं। पर अंग्रेजों को बहाना चाहिए था युद्ध करने का, इसलिए उन्होंने एक घटना बना दी। जैसे आप लोग देखते होगे ना, इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है, वहां पे बहाना बनाते कि नहीं बनाते वो लोग युद्ध छेड़ने का? हमारे बच्चे मार दिया, जितने हमारी इतनी औरतें मार दी, तो हमने इन पे हमला कर दिया। वैसे यहाँ पे बहाना बन रहा है। इस बहाने को लेके प्लासी का युद्ध लड़ेंगे। प्लासी का युद्ध होगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे धोखाधड़ी हुई, कैसे एक बिचौलिए को लेके आए, उसको बेवकूफ बनाया। बड़ी घटनाएं हैं, ये देखूंगा। ये बताऊंगा आपको कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के हारने के क्या कारण थे। अपन ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना। थैंक यू।